गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रानी शिवांगी रामेश्वर प्रसाद +2 उच्च विद्यालय बेलागंज से एक बार फिर गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और आप लोगों का जो प्यार मिला, जो कमेंट बॉक्स में मैसेज मिले, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सारे वीडियोस, जितने भी जीजीपी के वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस आप लोग के लिए बेनिफिशियल हैं। सारे वीडियोस इस आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं, ताकि जो भी हमारा एग्ज़ाम, आने वाला एग्ज़ाम है 10th के बच्चों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप लोग अचीव कर सके। और कोई भी जो प्रॉब्लम कोरोना काल में हुई है, जिससे आपके पढ़ाई में दिक्कत हुई है, वो सारा आपका भरपाई किया जा सके। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है और यह टॉपिक हमारे रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का है। तो इस नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ, जो कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का श्रम पोषित प्रबंधन। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी, आप लोग क्लास 9, 8 और उसके भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं। तो आप लोग के दिमाग में, या कुछ बच्चे तो बोल भी रहे होंगे इवन, कि प्राकृतिक संसाधन ये चीज़ें हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगी कि आखिर प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो एक बार फिर से हम व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि PDF में तो सारा कुछ लिखा हुआ है ही, बुक में भी आपके लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूँगी कि आपके माइंड में बिल्कुल ये सेटअप हो जाए। तो आते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन हम लोग किसे कहते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है बच्चों। तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो सबसे पहले मैं इनसे ली हूं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आखिर है क्या? किस संसाधन को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले हमारा हो गया मृदा, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मिट्टी भी कहते हैं। जल, इसे भी हम लोग पानी बोलते हैं। वायु, हवा, हम लोग इसे मिट्टी, पानी, हवा, अगर इस तरह से भी लिखते हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम में हम लोग पूर्ण रूप से किताबी भाषा का ही उपयोग करें। ये मृदा, जल, वायु के जगह पे हम लोग मिट्टी, पानी और हवा भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें हमारी प्राकृतिक संसाधन है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है का श्रम पोषित प्रबंधन। श्रम पोषित का मतलब क्या होता है? आखिर संपोषित किसे कहते हैं? संपोषित प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब तो मैनेजमेंट हो गया। संपोषित का मतलब होता है विवेकपूर्ण प्रबंधन। इसे हम लोग बिल्कुल क्लियर में, वैसी चीजों का मैनेजमेंट जिसे हम अपने ज्ञान के माध्यम से, विवेकपूर्ण प्रबंधन करने का मतलब है फ्यूचर के हिसाब से हम इस चीज का किस तरह से मैनेजमेंट करें कि हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग अच्छे से कर सके। इसी को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन। आप लोग अपने पिछले कक्षा में पढ़े होंगे क्लास 9th में कि ऊर्जा का 2 स्रोत होता है। एक अनवीकरणीय और दूसरा जो स्रोत होता है वो नवीकरणीय। ये क्लास 9th में पढ़ना है आप लोगों को। अनवीकरणीय और अनवीकरणीय से क्या तात्पर्य है? अनवीकरणीय स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और नवीकरणीय स्रोत है दोनों प्राकृतिक संसाधन ही, दोनों प्राकृतिक संसाधन ही हैं, लेकिन अनवीकरणीय स्रोत को हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं और नवीकरणीय स्रोत को हम लोग पुनः प्राप्त कर ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बोलचाल की भाषा में एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। जैसे हमारे हाथ में
हमारे हाथ की उंगलियों में नाखून है, नाखून को कितना भी कट कर दो फिर बढ़ जाएगा, बाल को कितना भी कट कर दो फिर वो बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से जो हमारा नवीकरणीय स्रोत है उसे हम पुनः प्राप्त कर ले सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय स्रोत को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कंटिन्यू ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या फिर ऑक्सीजन की का क्राइसिस हो जाता है? वातावरण में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो जाती है, खुद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को पुनः बना के फिर हमको दे देता है। यहाँ पे 1000 लोगों की भीड़ है, अगर मान लिया किसी जगह पे मेला है, लोगों की भीड़ ज़्यादा है, तो क्या वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी को कोई गवर्नमेंट पूरा करती है? इस चीज़ को नहीं, हमारा वायुमंडल ही एडजस्ट कर लेता है। तो ये हमारा नवीकरणीय स्रोत कहलाता है। अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत अब उदाहरण देती हूँ, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोई भी खादान है, उसको अगर इस चीज़ को निकाल लिया जाए, मान लिया इसका 100 करोड़ टन लिमिट है, अगर उसको निकाल लिया जाए तो पुनः उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन नवीकरणीय स्रोत जैसे पेड़ है, वन की कटाई हो गई है और फिर से हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो नए नए पेड़ वहाँ पे उगेंगे और फिर से जंगल का निर्माण संभव है। तो ये दोनों हमारा ऊर्जा का स्रोत है, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि सौर ऊर्जा को भी हम लोग पुनः प्राप्त कर लेते हैं। मान लिया कि बादल है या अन्य किसी कारण से, या फिर हमारे प्लेट में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो वो फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सनलाइट आएगी फिर से वो चार्ज होगा और फिर से अपना काम करने लगेगा। तो हमारा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन कहने से तात्पर्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन, ताकि हम लोग इस चीज़ को फ्यूचर में बात को ध्यान में रखते हुए इसका किस तरह से यूज़ करें कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सके। चूँकि इस चीज़ के अंदर हमारा 2 तरह का स्रोत आ रहा है, एक अनवीकरणीय और दूसरा नवीकरणीय। अनवीकरणीय को तो प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए फ्यूचर में हमें इसको बचाना तो बहुत ही ज़रूरी है, और नवीकरणीय भी है तो उसको इस तरह से यूज़ करें ताकि हम बार बार इसका उपयोग कर सके। हमारा जो देश है भारत, ये प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसका वर्णन हमारे वेद में, पुराण में, सभी जगह मिलता है। पेड़ पौधों से, प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, वायु हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, ये सारे चीज़ें हमारे लिए पूजनीय हैं। कहीं ना कहीं इससे हमारा एक सांस्कृतिक अटैचमेंट भी है, धार्मिक अटैचमेंट भी है। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य शामिल है। ऐसे ही नहीं हम लोग इन सभी चीज़ों की पूजा करते हैं। नदी में गंगा है, कावेरी है, कृष्णा है, बहुत सारी नदियां हैं। कुछ नदियों को हम लोग पवित्र भी मानते हैं, बहुत सारे धार्मिक त्यौहार आते हैं, उसमें हम लोग स्नान भी करने जाते हैं। लेकिन ये हम लोग नहीं समझते हैं कि अगर हम इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में को नुकसान भी दे रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से हम लोग काम करें कि हम लोग इसका सिर्फ ह्रास ही ना करें, इसका विवेकपूर्ण मैनेजमेंट करें। अब बात आती है, एक संस्कृत में श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। आप लोगों ने पढ़ा होगा संस्कृत के बुक में, या नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन जान लीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, अयम निजः, यह मेरा अपना है, परो वेति, यह मेरा पराया है, गणना लघु चेतसाम, ये सोच जो होती है निम्न बुद्धि वाले लोगों की होती है, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, और जो उच्च विचार के लोग होते हैं उनका तो ये संपूर्ण पृथ्वी ही संसार है। और इस तरह से अगर हमारी संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा संसार हो जाएगा तो जिस तरह से
हमारा परिवार, हमारा घर को हम लोग मानते हैं कि हमारा पूरा परिवार इस घर में समायोजित है। तो जब पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है और वो इस पृथ्वी पर समायोजित होगा, तो हम भी उसकी साफ सफाई के बारे में सोचेंगे, उसके मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे कि इस काम को करें ताकि नुकसान ना हो। तो हमारा आज का चैप्टर यही बताता है कि किस तरह से हम प्रकृति को बचाएं और उसका इस तरह से मैनेजमेंट करें कि हमारे फ्यूचर पे इसका कोई भी इफेक्ट ना आए। इसके लिए जापान में 1997 में जापान के क्योटो में 141 देशों का सम्मेलन बुलाया गया, ताकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और उस इफेक्ट से जो हम लोगों को नुकसान हो रहा है, किस तरह से हम लोग उससे बचे। सभी देशों ने मिलकर विचार किया, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो परेशानी हो रही है और उससे जो गैसें निकल रही हैं, उसका सबसे बड़ा भाग या तो कोयला जलने से वो गैस निकलती है या पेट्रोलियम से, और गांव के लकड़ी और उपला जलने से भी निकल रही है, जिससे भी हमारा प्रकृति है बहुत प्रदूषित हो रहा है। तो ये चैप्टर हम लोग इस तरह से इग्नोर करते हैं, अरे प्राकृतिक संसाधन कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। मैंने देखा है बैक ईयर में भी, जितने भी ईयर में एग्जाम हुए हैं, चाहे शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, इवन ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना, लेकिन कम से कम शॉर्ट ऑब्जेक्टिव तो बनता ही बनता है। तो हम लोग इस चैप्टर को, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सारा टॉपिक पढ़ा दूँ और जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं वो साथ साथ ही बताते जाओ, ताकि आप पढ़ने के क्रम में ही इसको रिपीट करते जाएं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि 141 देशों का जो सम्मेलन ग्रीन हाउस इफेक्ट का था वो कहाँ हुआ था? 1997 में क्योटो। ये किस देश में है? जापान में। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो पुनः प्राप्त किया ना जा सके, यानी अगर कोयला है ए, ऑप्शन में हमारा कोयला हो गया, बी में सौर ऊर्जा हो गया, सी में इनमें से सभी, और डी हमारा कोई नहीं। सौर ऊर्जा को तो हम पुनः प्राप्त कर ले सकते हैं। क्या कोयला अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत हम लोग प्राप्त कर लेंगे? नहीं। ये करोड़ों वर्ष पृथ्वी के अंदर जब लकड़ी या कोई जंगल जब दबते हैं और उसके पृथ्वी के ताप और दाव के कारण जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो हमारा कोयला और पेट्रोलियम होता है। तो इसको हम तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत होगा वो कोयला होगा और आंसर ए होगा। तो हमको रटने की ज़रूरत नहीं है अनवीकरणीय स्रोत मीन्स कोयला, अनवीकरणीय स्रोत मीन्स कोयला नहीं, हमें इसे समझने की ज़रूरत है कि अनवीकरणीय स्रोत कहते किसे हैं। और यदि हम इस परिभाषा को समझ जाएंगे तो हम लोग आसानी से इस चीज़ में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको आसानी से समझ लेंगे कि किसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है और किसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है अनवीकरणीय स्रोत, कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो उसे तुरंत हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो सिर्फ रटे ही नहीं, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, रिवीजन का टाइम है, तो सिर्फ रटे ही नहीं, अब जो मेन टॉपिक है उसको समझने की भी कोशिश करें, तभी हम लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो आइए हम लोग अब अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। कुछ मैंने टॉपिक्स दिया है। मैं आप लोगों के लिए ग्राफ लाई हूँ। ये हमारा गंगा नदी का ग्राफ है।
मैंने अभी भी बताया कि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि आखिर उसका क्या हो रहा है। जैसे गंगा नदी हमारी हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही पवित्र नदी है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री है। वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, अगर हम लोग गंगा जल को बहुत दिनों तक वर्षों भी रखें तो वो उसमें कीड़े नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह देवताओं की नदी है। और अगर साइंटिफिक रीज़न देखें तो गंगोत्री जहाँ इसका उद्गम स्थल है वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिससे होकर ये नदी गुजरती है और इतनी ये प्यूरिफाई हो जाती है कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। जबकि हम लोग अगर घर के पानी को रख दीजिए किसी बंद डब्बे में तो उसमें कीड़ा हो जाएगा, या चापानल या फिर आरओ वाटर को भी हम लोग रखते हैं तो उसमें भी कीड़ा हो ही जाता है। तो इसका मतलब कि इसका जो लेवल है काफ़ी हाई है, लेकिन हम लोगों ने इसको बिल्कुल प्रदूषित कर दिया है। ये जो गंगा नदी है ये बंगाल, देखिए देवप्रयाग, रुकड़ी, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मोकाबा, इन सभी जगहों पे इसका एक ग्राफ तैयार किया गया। और इस ग्राफ में कॉलीफॉर्म, देखिए आपको दिख रहा होगा कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म एक जीवाणु है जो मल में पाया जाता है। कॉलीफॉर्म एक जीवाणु है जो मल में पाया जाता है। तो आखिर गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु आया कहाँ से? तो इसके लिए दोषी कौन है? हमारी प्रकृति दोषी नहीं है, हम दोषी हैं, क्योंकि हम उसको गंदा कर रहे हैं। जानवरों को स्नान करवा रहे हैं, गंगा नदी में लोग जाकर कपड़े धो रहे हैं, अपने पूरे शहर का जो नाली है उसमें बहा रहे हैं। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? जितने भी कूड़े कचरे के ढेर सभी जगह से समेटे जा रहे हैं वो पूरी तरह से जाके डिस्पोज कर दिए जा रहे हैं गंगा नदी पे। इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, अगर चाहते हैं देखना, तो कम्प्लीटली आप कोलकाता में तो देख ही सकते हैं। कोलकाता काली घाट पे, चूँकि मैं इस चीज़ को देख चुकी हूँ, तो आप भी वहाँ जाओ और अगर कभी जाने का मौका मिले, अगर गए होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गए होंगे तो कभी यदि जाने का मौका मिले तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी कोलकाता की नालियाँ, जितना भी चीज़ है, वह गंगा नदी में बहाया जा रहा है और हम लोग इसको पवित्र मानते हैं। ये बंगाल, यूपी, बिहार होते हुए मतलब सभी जगह गंगा को हम लोग प्रदूषित ही कर रहे हैं। क्यों? धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो हम लोग सबको इसमें प्रवाहित कर देते हैं। क्यों प्रवाहित करते हैं? गंगा माँ है, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन उस सब से उस नदी में कितना प्रदूषण फैल रहा है इस चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो गंगा नदी का जो सबसे हाई लेवल देखिए, देवप्रयाग में ये 100 ml पानी, मिलीलीटर, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, 100 ml पानी में गणना की गई है कि कॉलीफॉर्म जीवाणु पाई जाती है। तो आप ही लोग बताइए कि हमारी जो गंगा माँ है, जिसे हम लोग माँ कहते हैं, कितनी गंदी हो चुकी है और इसके लिए हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? प्रत्येक जगह ये रोक लगाने की ज़रूरत है कि सबों को उसमें प्रवाहित ना किया जाए। कोई भी जानवर मर गया फेंक दो गंगा नदी में, कुछ भी कूड़ा है ले जाके फेंक दो। आखिर वो नदी कितना अपने अंदर किसी भी चीज़ को समायोजित कर पाएगी? उसकी भी एक सीमा है, और इसलिए हम लोगों को ये अपना दायित्व बनता है। यही है हमारा संपोषित प्रबंधन। अगर हम लोग विवेकपूर्ण प्रबंधन नहीं करेंगे तो भविष्य में ये गंगा नदी पूरी तरह गंदी हो जाएगी। देखिए यही है दक्षिणेश्वर। अभी मैंने यही आप लोगों को बताया कि आप लोग कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली में कालीघाट जाकर देखिए, देखिए यहाँ का पिक कहाँ जा रहा है, बिल्कुल इससे थोड़ा ही डाउन चल रहा है। इतनी गंदी है वहाँ पे गंगा नदी। स्नान क्या, वहाँ पे आप गंगा नदी को एक उंगली से छूने में भी घृणित होंगे। पूरा नज़ारा देख लेंगे अगर उसकी बात का तो इसमें हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, इवन जितनी भी नदियाँ हैं, हम लोग गंदगी क्यों फैलाएं जब सभी जगह सरकार ने कचरा उठाने का और डिस्पोज करने की व्यवस्था कर रखी है। अगर व्यवस्था नहीं है तो किसी पार्टिकुलर स्थान को चुनेंगे और उसी जगह पे सभी को डिस्पोज करेंगे। तो हम लोगों का जो नज़रिया है उसको हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है और उससे थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है।
बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है गंगा, और उस यात्रा के दौरान बहुत सारे नगरों से होकर गुजरती है। चूँकि कोलकाता तो खुद एक महानगर है, और इसके किनारे स्थित जितनी भी जगह, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो भी चीज़ मैंने अभी बोला है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दिया है ताकि आप लोग इसको पढ़ें और समझें। ये कमेंट बॉक्स, ये PDF आपको इसी में रहेगा, इसलिए आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है कि आखिर हम इस इतनी बड़ी समस्या से कैसे निदान पाएं। समस्या है तो उसका निदान भी तो होना चाहिए। तो निदान के लिए हम लोग क्या करें? तो इसके लिए हम लोग RRR को चूज करते हैं। आखिर हमारा RRR होता क्या है? RRR में हमारा आता है रिड्यूस, पहला, रीयूज एंड रिसाइकल। इस RRR को अगर हम लोग याद रखें तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है हम लोग आसानी से कर लेंगे। बस याद करने की ज़रूरत है RRR। देखिए एक ट्रिक है RRR। अब इसको आप लोग माइंड में सेट कर लो। R फॉर रिड्यूस, R फॉर रीयूज एंड R फॉर रिसाइकल। आप लोगों ने पिछले मेरे वीडियो में ये बोला था कि आप लोग मैम आप हिंदी वर्ड का ज़्यादा यूज़ कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ। रिड्यूस कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग, और रिसाइकिल पुनर्चक्रण। रिड्यूस हम लोग कम उपयोग कर सकते हैं एज पॉसिबल। जैसे हम लोग वाहन को चलाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, उससे धुआं निकलता है, उससे भी हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, ओजोन परत इफेक्टेड हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर सकते हैं कि अगर नज़दीक जाना हो तो साइकिल का यूज़ कर लें। अगर उससे भी थोड़ा नज़दीक हो, पॉसिबल हो, तो थोड़ा वॉक ही कर ले। ये हमारी बॉडी फिटनेस के लिए भी अच्छा होगा। तो जितना कम से कम यूज़ करेंगे हम लोग, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ बचा हुआ रहेगा और वो लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। यही हमारा रिड्यूस यानी कम उपयोग हुआ। यथासंभव है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत है और हम लोग पढ़ लिए कि रिड्यूस मतलब उसका यूज़ ही ना करें, हाथ पैर बांध के बैठे रहें कि हम लोगों को तो यूज़ नहीं करना है, आने वाली पीढ़ियाँ यूज़ करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यथासंभव एज पॉसिबल कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ी दूर है तो उसके लिए हम लोग इन चीज़ों का यूज़ ना करें। थोड़ा पैदल भी चल ले, थोड़े साइकिल का भी यूज़ कर ले अगर संभव है तो, और अगर लंबा डिस्टेंस है तब तो यूज़ करना हमारी मजबूरी है। उसके बाद रीयूज़। रीयूज़ करने का मतलब पुनः उपयोग। हम लोग वैसे चीज़ों का उपयोग करें जिसका हम लोग प्राथमिक तौर पे भी उपयोग कर सकें, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल पे उसका उपयोग करें। इस तरह का हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ करें। जैसे मैंने तो अभी बोला कि प्लास्टिक हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इससे भी हमारी नदियाँ बहुत ही प्रदूषित हो रही हैं, मिट्टी प्रदूषण भी इससे हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ ना करके किसी और चीज़, हम प्लास्टिक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हम लोग कम उपयोग करें, एज पॉसिबल ना ही करें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग, इसके जगह पे हम लोग जूट की थैलियों का उपयोग कर सकते हैं, कपड़ों की थैलियों का उपयोग कर सकते हैं, या घर से भी अपना थैला लेके जा सकते हैं। तो कम उपयोग करते हैं। रीयूज़, अगर पॉलीथीन का यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसा सोचे कि फिर से उसको रीयूटिलाइज किया जा सके, यानी दोबारा उपयोग में लाया जा सके। प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे अट्रैक्टिव फूल बनते हैं, बॉटल बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो अगर किसी तरह से उसको मॉडिफाइड करके और नई चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग उसको, प्रकृति को गंदा होने से भी बचा रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग दूसरे बार उसका उपयोग भी कर ले रहे हैं। तो हमारे लिए दो तरह से बेनिफिशियल हो रहा है। उसके बाद हमारा जो तीसरा आर है वो कहता है रिसाइकल, पुनः चक्रण। फिर से इसको चक्रण में शामिल किया जाए, फिर से उस रोटेटरी सिस्टम में यूज किया जाए ताकि फिर से रिड्यूस हो, फिर से रीयूज हो और फिर उस रिसाइकिल जोन में यह चलाए। यानी प्रकृति को हम लोगों को बचाना है। कहने का मतलब, यदि हम लोग किसी भी परिवार के सदस्य होते हैं तो हम लोगों की सोच होती है कि हमारा परिवार हर तरह से सेफ हो। तो अभी मैंने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है,
तो हम लोगों की सोच ये होनी चाहिए कि हम लोगों को पूरी पृथ्वी को बचाना है, पूरे पृथ्वी के चारों तरफ के वातावरण को बचाना है, ना कि सिर्फ अपने घर की सफाई करके और कूड़ा घर के बाहर डाल देना है। तो ये तो प्रकृति का दोहन हो गया, शोषण हो गया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है। आखिर हम प्रबंधन करें क्यों। मैंने अभी बताया भी है कि केवल सड़कें, इमारतें ही नहीं बल्कि वे सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, वाहन हो गया, जिन चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं, बच्चे लोग, आप लोग कॉपी हो गया, थैला हो गया, कलर हो गया, सभी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन से ही प्राप्त होता है। अब आप लोग बोलेंगे कॉपी प्राकृतिक संसाधन से कैसे प्राप्त होता है। जो कॉपी है, वो जो पेज और जो पेपर का निर्माण होता है वह पेड़ से होता है, तो वह भी प्रकृति ने ही हमें दिया है। इवन डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, या तो हमारा ये प्राथमिक धोतक हो या सेकेंडरी धोतक हो, किसी न किसी रूप में हमें प्रकृति ही देती है। जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, सभी चीज़ हम ही प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। वो अब यहाँ पे एक लाइन है कि हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वह है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, और इसे हम लोग सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा से तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, भले ही इसको आप लोग बोलते होंगे सूर्य की रोशनी, जिसे एक वर्ड दे दिया गया सूर्य की ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग आजकल सभी गाँवों में हो रहा है। इवन मोबाइल चार्ज करने में, टीवी चलाने में, जितनी बड़ा प्लेट होगा, जितना उसकी कैपेसिटी होगी, उतनी ज़्यादा उसका चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं उससे। तो आजकल तो स्कूलों में भी ये चीज़ अवेलेबल हो गया है, सोलर प्लेट दिया गया है। तो सौर ऊर्जा भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हम लोग सौर ऊर्जा को उपयोग करते हैं तो ये हमारा नवीकरणीय स्रोत है। तो इससे क्या होता है ना कि लाइट वाला जो सिस्टम है, इसमें बिजली बिल उठ रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा, चूँकि आप लोग बोलते हैं कि हिंदी में ही मैं ज़्यादा बोलूँ, तो सौर ऊर्जा, तो इसके लिए तो हमें कोई पेमेंट करना नहीं पड़ रहा है। इवन एक बार मैंने सारा सेटअप कर लिया तो उसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए दो तरह से बेनिफिशियल है। एक हमारे इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है वन एवं वन्य जीवन। वन का मतलब क्या होता है? वन, जंगल। जंगल तो आप लोग सभी जान रहे होंगे कि जंगल क्या है। जंगल में जंगली जीव होते हैं। तो वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता, जैव मीन्स जीवन से हुआ, विविधता मीन्स अंतर से हुआ। यानी कहने का मतलब कि जंगल एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जीवन की। मैंने जीवन शब्द का उपयोग इसलिए किया है आप लोगों के लिए कि वहाँ पे दो चीज़ पाई जाती है, पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी। पेड़ पौधे भी सजीव कैटेगरी में आते हैं और जो जानवर हैं वो भी सजीव में आते हैं। तो पेड़ पौधों में से हम लोग बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, कुछ लकड़ियाँ, कुछ के पत्ते, यहाँ तक कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो दवा के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। उनका यूज़ बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनियाँ करती हैं, बहुत ही वैसे रोगों के निदान के लिए जो कि साइंटिस्ट उसको अपने लैब में नहीं बना सकते हैं। उस तरह के मेडिसिन को जब भी तैयार होगी तो उसी पेड़ की जड़ से, छाल से, इवन पत्ते से या रस से, जो भी उनका एक प्रोसेस होता है उसी से होगी। कितना भी वो कोशिश कर ले, वो लैब में उस चीज़ को नहीं ला सकते हैं। जैसे हम लोगों को नॉर्मली सर्दी जुकाम होता है, हम लोगों के घर में तुलसी का पौधा उपलब्ध है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हम लोगों को डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है यदि हम लोग जानते हैं तो पेड़ पौधा हमारे लिए हर तरह से लाभदायक है, हम लोगों को ऑक्सीजन देता है। देखिए, तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये हम लोगों को हमारे लिए करता क्या क्या है। सिर्फ देता ही है, लेता हमसे कुछ भी नहीं है। इसके लिए स्टेक होल्डर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। हम लोग सिर्फ उस पर निर्भर हैं, सिर्फ ले रहे हैं।
हम लोग उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, इवन और उसको प्रदूषित कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उसका हरास कर रहे हैं। तो हम लोग कंप्लीटली, जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं, काफ़ी इंटीरियर एरिया होता है वो, तो वहाँ के लोग कंप्लीटली उस पर निर्भर रहते हैं। सबसे पहला जलावन के लिए, जंगल में चले गए, कुछ फल फूल वहाँ पे हुआ उसके लिए, या तो वो कुछ जानवरों को रखे हुए हैं तो उस जानवर को चराने के हिसाब से कि उन लोगों को भी वहाँ भोजन मिल जाएगा। जंगल में उपला वगैरह सूखी लकड़ियों को चुन के लाए, बीन के लाए, उससे अपना ईंधन का काम ले लिए। तो उन लोगों का यही होता है कि जंगल में जाना है, अपना काम, मतलब कंप्लीटली डिपेंड होते हैं वन पे। सरकार का, वन विभाग, जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। अब जितने भी जंगल है वो स्वतंत्र नहीं है, वह भारत सरकार, बिहार सरकार के अंडरटेकिंग में है। उस पर उनका पूरा नियंत्रण है। कोई उसका पेड़ नहीं काट सकता है, कोई उसके जानवरों को इधर से उधर नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और इस पे आपको सज़ा भी हो सकती है, लेकिन लोग छुप छुपा के यह काम करते ही हैं। इसके बाद है कि उद्योगपति जो होते हैं वो लोग बीड़ी, आप लोग अपने घरों के आसपास में बीड़ी को तो देखते होंगे कि लोग बीड़ी पीते हैं, तो वो तेंदू की पत्तियों से बनाई जाती है और उसके लिए भी वो लोग वन पे निर्भर रहते हैं। उसके बाद कागज़ के लिए भी निर्भर रहते हैं। मैंने अभी भी बताया, वन जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। अब देखिए जंगल का नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है। मैंने कोशिश किया कि आप लोग को दिखा दूँ, थोड़ा सा इसमें स्क्रीन दिख नहीं पा रहा है कंप्लीटली, लेकिन फिर भी यही जंगल होता है। पेड़ पौधे इसी तरह से हिसाब से, अपने हिसाब से वो अरेंज होता है। हम लोगों के हिसाब से तो अरेंज नहीं होता है, क्योंकि जिधर चाहता है कोई भी पेड़ का फली गिरा, नया बीज उग गया। तो इस हरियाली, इस हरे भरे जंगल को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और इससे भी अगर नहीं कुछ बन पड़ता है तो इन सभी का ह्रास करते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं। यही हमारी प्रवृत्ति होती है। जितना ज़्यादा हो सके इसका दोहन करो, शोषण करो, यही काम हम लोग करते हैं। इसी के लिए हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है कि हम लोग इसका संपोषित प्रबंधन कैसे करें। आखिर कैसे इसका हम एक मैनेजमेंट तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से इसका किस तरह से मैनेजमेंट करें, विवेकपूर्ण तरीके से इसका मैनेजमेंट करें, ताकि हम ही नहीं हमारी आने वाली नस्लें भी इसका उपयोग कर सकें। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए लोगों के द्वारा ही। उसमें एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, चिपको आंदोलन। तो ये चिपको आंदोलन चलाया गया है। उसमें क्या हुआ था कि घर पे कुछ लोग वहाँ पे तो थे नहीं, सभी महिलाएं ही थी, और लकड़ियों को काटने का लोगों ने, वन विभाग वालों, जो मतलब गांव से नज़दीक का एरिया था वहाँ का लकड़ी का को काटना था, पेड़ की लकड़ियों को, और उसका उपयोग वो लोग कर रहे थे, बेच रहे थे। तो जितनी भी महिलाएं थी वो सारी जाके उस पेड़ को अपने हाथों से पकड़ लिया, उसको कहीं किस तरह से लिपट गई कि मैं आपको इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी, ये पेड़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर तरह से हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो यही आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। यह स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया गया था। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में एक घटना से 1970 के प्रारंभ के दशक में हुआ था। पहले रेनी में इस तरह का एक छोटा सा काम हुआ था लोगों के द्वारा, उसी पे आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इस काम को और भी बढ़ाया गया, और वहाँ के लोगों ने एक बृहद पैमाने पे एक बड़ा ही जुलूस जलसा निकाल के और चिपको आंदोलन को बढ़ावा दिया। चिपको आंदोलन आपके सिलेबस में भी है, पढ़ना भी है। आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बनता है कि चिपको आंदोलन किसके लिए था, तो वन्य जीवन के लिए ऑप्शन रहेगा, आप लोग उसको मार्क कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आता है सभी के लिए जल। जल से मतलब अभी प्राय उसका समझाया। जल का मतलब पानी होता है, नीर, बहुत सारी उसके पर्यायवाची शब्द हैं जल के। तो आप लोगों को जो भी सूटेबल लगे, लेकिन सबसे पहले आप हमको बताइए कि आप लोग बिना पानी पिए हुए कितने दिन तक रह सकते हैं। ये हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, बट जल तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए।
हमारे शरीर में यदि पानी की कमी होने लगती है तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं हो पाता है। प्रारंभ में जो पृथ्वी पे ऑक्सीजन नहीं थी, उसका कारण क्या था? उसका मेन कारण यही था कि हमारी पृथ्वी पे जल नहीं थी। जल नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं हो रही, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा था, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही थी तो ऑक्सीजन का लेवल आता कहाँ से? तो हमारे लिए जल बहुत ही ज़रूरी है। ये आप लोग भी अपने दैनिक जीवन में उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग पानी को बेतहाशा बहाते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, सही उपयोग नहीं करते हैं। हम लोगों को लगता है ये पानी है, क्या हो जाएगा, कोई इसकी तो कीमत लग नहीं रही है, इसका तो कोई प्राइस हम लोग पेड कर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग अरब के देशों में जाके देखें तो वहाँ पानी की कीमत होती है, जिस तरह से हमारे यहाँ अन्य चीज़ों की कीमत होती है, जैसे खाद्य सामग्री हो गया, कपड़ा हो गया, कि सभी चीज़ों का एक प्राइस फिक्स होता है। तो अगर हम लोगों का पानी का भी प्राइस यदि फिक्स कर दे गवर्नमेंट, तो हम लोग उसके उपयोग को समझेंगे। लेकिन ये हमारी प्राकृतिक संसाधन है और हम लोगों को इसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे यथासंभव हम लोग कम पानी का उपयोग करें। बाथरूम में अगर नहाने जा रहे हैं तो शावर का यूज़ ना करके हम लोग बाल्टी या टब में पानी को भर ले, उससे स्नान करें। अगर कपड़े या बर्तनों को धोना हो तो हम लोग किसी जगह पे किसी बर्तन में रख के पानी उसको धोए, ना कि नल को कंटिन्यू खुला छोड़ दिए और उससे पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी पानी की बर्बादी हुई। उसके अलावा ये जो हमारी घरों की पानियाँ हैं, नालियों से निकलती है, तो इस घरेलू पानी का उपयोग हम लोग अपने फुलवारी, बाग बगीचे, या अगर हम लोग सब्जी वगैरह उपजा रहे हैं तो उसका उपयोग करके इसका रिसाइकिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिसाइकिल वर्ड आ गया। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि RRR हम लोग को यूज़ करना है, तो रिसाइकिल यानी पुनः उपयोग हम लोग कर लिए पानी का। पहला तो नहा भी लिए, स्नान का काम, साफ सफाई का भी हो गया, और दूसरा हमारा जो काम हो गया कि पानी को बिना पटाए ही वो सारी पानी की क्यारियाँ अगर बना दें तो हमारे बाग बगीचे भी में भी ये पानी चला जाएगा और उन लोगों की पानी की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। तो इस पृथ्वी पे जो जल है वो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है। और जो पृथ्वी पे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अब तो उसका लेवल भी बढ़ ही रहा है पानी का, तो चूंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट से वो प्रभावित हो रहे हैं और दोनों ध्रुव के बर्फ पिघल रहे हैं, तो पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो वो पानी हमारे पीने के लायक नहीं होती है। समुद्र में भी पानी है, तो क्या हम लोग उसको पी सकते हैं? नहीं, चूंकि सारी पानी जो होती है वो पीने लायक नहीं होती है। अब एक और चीज़ आता है जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, और देखा भी मैंने कि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आया है कि हिमालय प्रदेश में कुल, ये पहला क्वेश्चन हमारा बनता है ऑब्जेक्टिव में, कि हिमालय प्रदेश की कौन सी प्रजाति हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन में उसकी सहभागिता थी। तो हमारी जो प्रजाति का नाम है वो हो गया कुल। उसके बाद सारा कुछ मैंने लिख दिया कि किस तरह से वो लोग बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, वहाँ पे पानी की किस तरह से व्यवस्था की गई, और जल का भूमि में अंतःस्रवण भी वहाँ पे होता रहता है, जो विभिन्न स्थानों पे झरने को भी जल प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि वो लोग इसका रिसाइकल बार बार यूज़ कर रहे हैं, एक ही पानी को बहुत जगह पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ से। तो पानी का उपयोग हम लोगों को ऐसे करना चाहिए कि वो बर्बाद ना हो। राजस्थान में भी जो नहर निकाली गई है, पहले वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था, महिलाएं वहाँ बहुत दूर दूर जाके और मटके से पानी लाती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो अब वहाँ पे जो नहर लाई गई है उससे कितने सारे गांव में पानी उपलब्ध हो गया है। बहुत सारा गांव जो बंजर था, सूखा था, आज वहाँ पे अनाज उपज रहा है। तो लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें बिना पानी के पूरी हो नहीं सकती हैं, और वो ज़रूरत पानी ही पूरा किया। तो इसके लिए हम लोग ड्रिप आउट सिंचाई की भी व्यवस्था कर सकते हैं। अब अचानक से अगर आप लोग गमला ही लगाते हैं, मान लिया, और उस गमले में एक पेड़ को आपने लगाया और उसको आप लोग पानी दे रहे हैं। देखिए पानी देने के तरीके में कितना अंतर होता है। हम लोग गए किसी मग से उस पर पानी डालें, नतीजा क्या होता है कि फोर्सली जब पानी डालते हैं तो गमले से मिट्टी बाहर निकल जाती है, और पेड़ की जड़ें भी ये पानी का अवशोषण नहीं कर पाती है। दूसरा है हम लोग पाइप का यूज़ करते हैं।
पाइप से हम लोग प्लांट को या बागीचे में पानी देते हैं, तो अगर बागीचा है तब तो उसका मिट्टी यूज़ कर रहा है, बाद में वो एब्जॉर्ब होगा। लेकिन यदि गमला है तो उस स्थिति में भी पानी हमारा बहुत वेस्ट होता है। तो हम लोग इसके लिए ड्रिप आउट सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके अलावा यदि घर में बरसात का समय है तो उस टाइम पे जो बारिश हो रही है तो उसको एक नली के द्वारा या एक फ्लोटर शटर के द्वारा हम लोग किसी कंटेनर में इस पानी को यूज़ कर सकते हैं और उस पानी का फिर रिसाइकिल यूज़ कर सकते हैं, बाद में इसका यूज़ हो जाएगा। तो किसी भी हद एंगल से देखा जाए, किसी भी तरीके से देखा जाए, तो हम लोगों को जल को बार बार उसका उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग पानी का अगर उपयोग करेंगे तो उसकी संग्रहण की व्यवस्था करनी है हम लोगों को। अब किस तरह से इसका जल संग्रहण करेंगे, देखिए इस पिक में मैंने दिखाया है, कोशिश किया है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। जल ग्रहण क्षेत्र, खादीन अथवा फसल वाला क्षेत्र, खादीन बंध, खारा क्षेत्र, उथला कूप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जल ग्रहण क्षेत्र, इस क्षेत्र में पानी है ऑलरेडी, हम लोग दे नहीं रहे हैं। उसके बाद खादीन अथवा फसल वाला क्षेत्र, अब ये खाद्य पदार्थ और फसल उगाने वाला क्षेत्र, यहाँ पे हमको पानी की व्यवस्था करनी है। इस स्थान पे हम लोग अगर ड्रिप आउट सिंचाई से इसकी व्यवस्था करें तो पानी बर्बाद नहीं होगा। और यहाँ पे खादीन बंध, अब यहाँ पे हम एक बांध बना दें ताकि पानी इधर उधर जो उसका बेकार क्षेत्र है, जो बंजर भूमि है, वहाँ पे वो ना जाए। आखिर जो पथरीला भाग है वहाँ पे तो कुछ उपज होगी नहीं, तो उधर पानी जाने से हमारा पानी बर्बाद ही होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग, और सबसे बड़ी बात है कि पेड़ है, यहाँ पे पेड़ जो है वो मिट्टी के जड़ को पकड़े हुए रहती है। वृक्ष की जो उपयोगिता है, तो वृक्ष मिट्टी के ह्रास को भी रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। यदि नदियों के किनारे पे पेड़ लगा दिया जाए तो वो किनारा जो धीरे धीरे पानी के बहाव से कटता जाता है, पेड़ उस मिट्टी को पकड़ के रखता है अपनी जड़ों से, ताकि मिट्टी के कटाव को रोका ना जा सके। तो इस तरह से हम लोग अपने ऊर्जा का संपोषित प्रबंधन कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब मैंने आपको भी बताया कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, सारा स्रोत प्राकृतिक ही है, बट अनवीकरणीय स्रोत कोयला एवं पेट्रोलियम, हम लोग इसका बेधड़क यूज़ करते हैं। इस बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ से लाएंगे। कोयला ख़त्म हो गया, जलाते हैं, और ये जो कोयला और पेट्रोलियम का धुआं है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, यही हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। यहाँ पे मैंने उसकी कुछ चर्चा की है कि कुछ स्रोत जैसे वन जीवन, जल के संरक्षण एवं संपोषण से संबंधित अनेक समस्याओं की यहाँ पे मैंने चर्चा की है। और कोयला और पेट्रोलियम का यूज़ हम लोग जो बेधड़क तरीके से कर रहे हैं, उस पर हम लोगों को लगाम लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले 40 वर्षों में ये जो हमारा वो प्राकृतिक संसाधन का अनवीकरणीय स्रोत है, ये खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग किस चीज़ से गाड़ी चलाएंगे, या फिर कुछ और ऑप्शन सोचने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग कुछ विकल्प का उपयोग कर सकते हैं ताकि इसको कुछ हद तक बचाया जा सके, जैसे बस में यात्रा, अपना वाहन प्रयोग में लाना, अथवा पैदल या साइकिल से चलना। उसके बाद है अपने घरों में बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करना। इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग अपने वातावरण को नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। तीसरा है लिफ्ट का प्रयोग करना अथवा सीढ़ियों का उपयोग करना। सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना। अब हम लोग बहुत ज़्यादा रूम हीटर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, अभी तो ठंडी का मौसम है, तो अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा पहन लें तो ठंड को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, कोयले का धुआं निकलता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। हमारे आंतों के लिए हमारे आँखों के लिए, हमारे फेफड़े के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन फिर भी हम लोग ठंडी से बचने के लिए इसका उपयोग करते ही करते हैं। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर हीटर का प्रयोग करना, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक है तो थोड़ा इसका यूज़ हम लोग प्रिकॉशन लेकर करेंगे, परहेज से करेंगे, ताकि इसका नुकसान ना हो।
तो इन सब चीज़ों, कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीनों की दक्षता पर भी निर्भर करता है। अगर हमारी गाड़ी का, हम लोग बोलते हैं ना, इसका माइलेज 20 किलोमीटर पर आवर है, इसका 30 किलोमीटर, तो यदि माइलेज ज़्यादा होगा तब भी इसका दोहन कम होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने प्रकृति को बचा सकते हैं। तो मैंने अभी तक आप लोगों को 3 चीज़ों का प्रदूषण मेनली बताया: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो ये तीनों चीज़ जो हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, जल प्रदूषण में मैंने गंगा जल का उदाहरण दिया, और वायु प्रदूषण में मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकल रहा है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो गैसें निकल रही हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और मृदा प्रदूषण में मिट्टी में प्लास्टिक की थैलियों वगैरह का जो यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का यूज़ कर रहे हैं। तो यदि हम लोग मिट्टी को प्रदूषित होने से रोकना चाहते हैं तो हम लोगों को जैविक खाद का यूज़ करना चाहिए। जैसे गांव में गाय के गोबर है या जो खरपतवार है उसको डिकम्पोज करके, और उसके बाद में उसको अगर हम लोग प्राकृतिक खाद को यूज़ करें तो इससे बहुत हद तक मिट्टी के प्रदूषण को रोका भी जा सकता है। और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना ही करें तो बेहतर है। इसके जगह पे हम लोग जूट की थैलियों का, कपड़े की थैलियों का यूज़ कर सकते हैं। फिर मिट्टी के कटाव जो होती है नदियों के किनारे, तो उसके लिए हम लोग पेड़ लगा के, पेड़ की जड़ों से उसके जो कॉर्नर को पकड़ के करते हैं, तो वो जड़ें उस मिट्टी को पकड़े हुए रहती हैं, उसको बहने नहीं देती हैं। तो उस हिसाब से भी हम लोग, वृक्ष हमारे लिए उपयोगी हैं। तो कहने का मतलब तीनों एक दूसरे के पूरक, मिट्टी, पेड़, वायु, यानी अगर प्रकृति में अगर हम लोग एक का दोहन करते हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हरास होती हैं, और अगर एक का संपोषण करते हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें संपोषित होती हैं। अब मैं स्क्रीन बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगा है, आप लोग भी देखिए। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ इसका पॉइंट याद करो, ना कि इसका डीलिंग याद करो और रट्टा मारो। सिर्फ आप पॉइंट याद करो और उसको डील अपने लैंग्वेज में करो, ना कि किताबी भाषा में, गेस पेपर की भाषा में या अन्य भाषा में। क्योंकि आप में डीलिंग कैपेसिटी है। आप लोग झिझकते हो कि अगर हम इसको जल को पानी लिख देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उसको वाटर भी लिख सकते हैं। इवन अगर एक आध वर्ड इंग्लिश भी यूज़ करते हैं तो इससे हमारा मार्क्स नहीं कटता है। तो पानी के जगह अगर कोई बच्चा वाटर भी लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 5 कार्यों का उल्लेख करें। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, मैंने जितना भी अभी लेक्चर दिया सारा उसी में ये आंसर छिपा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, यानी प्राकृतिक संसाधन के बचाव के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पहला है वन एवं वन्य जंतु, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि वृक्ष लगाने का काम कर सकते हैं, वन लगाने का काम कर सकते हैं, वनों को ह्रास से बचा सकते हैं। फिर अगर जल संसाधन में जाते हैं, यानी पानी को, तो पानी के अपव्यय को हम लोग रोक सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया कि किसी कंटेनर में संग्रहित करके हम लोग पानी को आराम से रोक सकते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक होता है वह है कोयला एवं पेट्रोलियम। हम लोग इसका उपयोग कम से कम एज पॉसिबल करके इसके उपयोग को रोक सकते हैं। मिट्टी के कटाव पे रोक लगा सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया कि पेड़ लगा के। और उसके बाद है हमारा पहाड़। अनियमित रूप से पहाड़ का भी कटाव कम होना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ पहाड़ का कटाव हो रहा है, ह्रास होते जा रहा है। और अगर पहाड़ का ह्रास हो जाएगा तो हमारे यहाँ वर्षा की समस्या हो जाएगी, क्योंकि वर्षा की जो बूंदें हैं वो पहाड़, जो ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं उससे भी तो टकराती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास में जनसंख्या वृद्धि का कितना हाथ है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जनरली आता है। तो हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, ये शॉर्ट टाइप है। फिर है जैविक आवर्धन क्या है। देखिए, आप लोगों ने आहार श्रृंखला पढ़ा होगा कि कैसे एक प्राथमिक
जीव जो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, किस तरह से लेवल बढ़ते जाता है और एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है और ये लाइफ साइकिल चलता है। ये आहार श्रृंखला चैप्टर का टॉपिक है जीव विज्ञान का। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे एक बड़ी मछली एक छोटे मछली को खा जाती है और अपना लाइफ सर्वाइव करती है। जैसे एक चूहा है, वो बिल्ली उसको खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ते को उससे बड़े जीव खाते हैं और सभी इस आहार श्रृंखला को बनाए रखते हैं। तो वही सारा चीज़ है। फिर यहाँ पे मुझे चिपको आंदोलन इम्पॉर्टेंट लगा, वो भी मैंने दिया है। चिपको आंदोलन के बारे में, जल संग्रहण के बारे में मैंने बताया है कि किस तरह से इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, किस तरह से टैंकर में जमा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग एक बार उसको पढ़ेंगे, ये PDF में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ के फिर एक और जो क्वेश्चन हमारा आता है, कृषि वानिकी से क्या तात्पर्य है, इसके क्या लाभ हैं। कृषि वानिकी सामाजिक वानिकी का ही परिवर्तित रूप है। कृषि वानिकी एक तंत्र है जिसमें भूमि का उपयोग वर्षीय उद्देश्य युक्त उसी भूमि का किया जाता है जिस पर वार्षिक कृषि एवं जंतुओं को पाला जाता है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है कि कृषि वानिकी के क्या लाभ है। तो थोड़ा सा मैं इसको बताऊंगी। कृषि वानिकी को, यह जनसंख्या की आवश्यकता को भी पूर्ति करता है, यह पर्यावरण को संरक्षित रखता है, इससे पशुओं को चारा भी मिलता है, ईंधन फसल मिलता है, लोगों को रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। कृषि वानिकी फॉर्म में अधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, जैसे आप लोग पोल्ट्री फॉर्म देख रहे हैं, बस उसी तरह का यह कृषि वानिकी भी उसी तरह का एग्रीकल्चर फॉर्म इसको जिसको कह लेंगे। उसके बाद है कॉफ़ी, कोको के लिए उत्पादन के लिए भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन था मैंने आपको करा दिया है और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इसके कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको आप लोगों को समझाऊँ। और कैसा लगा आपको वीडियो, तो इसी के साथ धन्यवाद।